मनोज राय केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की अगली विधि लेकर के उपस्थित हैं, जिसे हम ग्राम प्रति लीटर या शक्ति कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रतिशतता के रूप में विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की जितनी विधियां था सब पढ़ चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी लगा चुके हैं। अब हम लोगों को विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की जो दूसरी विधि है ग्राम प्रति लीटर या शक्ति, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्राम प्रति लीटर को हम परिभाषित कैसे करते हैं? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की ग्रामों में मात्रा, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या शक्ति कहलाती है। डिफिनीशन इसका ऐसे हम लिखते हैं, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या शक्ति कहलाता है। इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर हम सूत्र लिखते हैं तो यस बराबर होता है विलेय की ग्रामों में मात्रा, जिसे हम लोग स्मॉल w से भी प्रदर्शित करते हैं, बटे विलयन का आयतन लीटर में, जिसे हम लोग भी लिखकर इसके बगल में छोटा सा यल लिख करके प्रदर्शित करते हैं। तो अगर किसी विलयन की सांद्रता हमको ग्राम प्रति लीटर या शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है तो 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या शक्ति कहलाती है। इसे हम कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। हमारा फार्मूला हो जाता है एस बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में। शॉर्ट में इसी फार्मूले को हम लिखते हैं एस बराबर W बटे V, और यहाँ कोष्टक में हम यल कर देते हैं। अगर V हमारा आयतन जो है अगर ml में दिया है तो हम इसे लीटर में बदलने के लिए गुणे बटे 1000 करेंगे, या वही 1000 ऊपर जाकर के ऐसे हो जाता है। यस बराबर W बटे V लीटर में दिया है तब, और अगर V ml में दिया है तो W बटे V ml में है तो गुणे 1000 हो जाता है। इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर होता है, ग्राम प्रति लीटर, या इसे हम G बटे यल भी लिखते हैं। तो ग्राम प्रति लीटर या शक्ति के रूप में अगर विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करनी है तो यह उसकी डिफिनीशन और यह इसका फार्मूला होता है। आइए हम लोग इस पर कुछ सवाल करते हैं। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता से संबंधित एक न्यूमेरिकल आपके सामने दिया गया है। 40 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है। दिया है विलेय की ग्रामों में मात्रा, जिसे हम स्मॉल w से भी लिखते हैं, बराबर 40 ग्राम। विलयन का आयतन इसे हम V से लिखते हैं, लेकिन सवाल में ml में दिया है तो हम V ml यहाँ लिख देते हैं,
बराबर दिया है 500 ml। हमारा सूत्र होता है यस बराबर W बटे भी। अगर ml में दिया है तो हम गुणे 1000 यहाँ कर देते हैं। W हमारा दिया है 40 बटे भी दिया है 500, गुणे हो जाएगा यहाँ पर 1000, यह कट करके हो जाएगा 2, यानी 80 ग्राम प्रति लीटर। यानी अगर 40 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला है तो इस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या शक्ति 80 ग्राम प्रति लीटर होती है। बच्चों, अब हम लोगों को विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की तीसरी विधि पढ़ना है, जिसे हम लोग नार्मलता के नाम से जानते हैं। लेकिन नार्मलता को पढ़ने से पहले हमको तुल्यांकी भार और साथ साथ में ग्राम तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग तुल्यांकी भार निकालना सीखते हैं। तुल्यांकी भार को हम लोग इक्विवेलेंट वेट के नाम से जानते हैं। किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार जो होता है, किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है जो हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान भाग से, या ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान भाग से, या क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भाग से क्रिया करती है। अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखें तो किसी तत्व का तुल्यांकी भार, किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों, उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है, किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान भाग या ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान भाग या क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भाग संयुक्त होता है, देखो बच्चों, तुल्यांकी भार की डिफिनीशन कभी नहीं पूछी जाती है। वह तो तुल्यांकी भार आ गया है तो आपको हम लोगों ने बता दिया है। मुख्य होता है इसका सूत्र और इससे संबंधित न्यूमेरिकल लगाना। किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान भाग से, या ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान भाग से, द्रव्यमान भाग से, या क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भाग से संयुक्त होता है। यह तुल्यांकी भार की मतलब डिफिनीशन है, परिभाषा है। हमको इसका फार्मूला हमको जानना है। अगर कहीं पर भी हमको तुल्यांकी भार निकालना है तो तुल्यांकी भार को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है ई बराबर, अगर किसी पदार्थ का हमको तुल्यांकी भार निकालना है, पदार्थ का चाहे परमाणु का, तो तुल्यांकी भार ई बराबर होता है परमाणु भार या अणु भार। उस पदार्थ के परमाणु भार या अणु भार में हम n से भाग दे देते हैं। तुल्यांकी भार को ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार या अणु भार बटे n।
अब यहाँ पर यन क्या है, वह अलग अलग पदार्थों के लिए या पदार्थ की प्रकृति के आधार पर यन अलग अलग होता है। जैसे यन को हम संयोजकता भी कहते हैं, यन को हम संयोजकता भी कहते हैं, या यन को हम अम्ल की क्षारकता भी कहते हैं, या हम इसे क्षार की अम्लता भी कहते हैं, या इसे हम धनायन की कुल संयोजकता भी कहते हैं, धनायन की कुल संयोजकता भी कहते हैं। तो अलग अलग पदार्थ, जैसे अगर मान लीजिए कि हमको जो तुल्यांक भार निकालना है, किसी परमाणु का निकालना है, तो परमाणु के लिए यन का मान संयोजकता हो जाता है। अगर हमको किसी अम्ल का निकालना है तो अम्ल की क्षारकता हो जाता है। अगर किसी क्षार की निकालना है तो उसके लिए यन जो है अम्लता हो जाती है। और अगर किसी लवण की निकालनी है तुल्यांक भार हमें, तो यह धनायन की कुल संयोजकता हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि तुल्यांक भार ई बराबर होता है परमाणु भार या अणु भार। अगर हम तुल्यांक भार किसी परमाणु का निकाल रहे हैं तो वहां पर हम परमाणु भार लेंगे, और अगर किसी अणु का तुल्यांक भार निकालते हैं तो वहां पर अणु भार लेते हैं और बटे यन। हमने बताया है आपको कि यन अलग अलग पदार्थ की प्रकृति के आधार पर यन अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर हमको तुल्यांक भार किसी परमाणु का निकालना है तो परमाणु के लिए यन जो होता है संयोजकता हो जाता है। अगर हमको अम्ल के लिए निकालना है तुल्यांक भार अम्ल का, तो उसके लिए यन अम्ल की क्षारकता हो जाती है। अगर हमको क्षार का तुल्यांक भार निकालना है तो यन उसके लिए अम्लता हो जाता है। और अगर लवण का निकालना है तो लवण के लिए धनायन की कुल संयोजकता हो जाता है, या कुल आवेश भी लिख सकते हैं, धनायन का कुल आवेश भी लिख सकते हैं आप। अगर हमको परमाणु की संयोजकता पता करना हो कि किसी परमाणु की संयोजकता क्या होती है, तो हम उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पता लगाते हैं। किसी परमाणु की जो संयोजकता होती है उस परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर किसी परमाणु के संयोजी कोष में, अगर किसी परमाणु के संयोजी यानी सबसे बाहरी कोष में, संयोजी कोष में अगर किसी परमाणु के संयोजी कोष में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर किसी परमाणु के संयोजी कोष में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनकी संयोजकता भी क्रमशः 1, 2, 3 या 4 होगी। अगर किसी परमाणु के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3 हो जाएगी। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 4 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो जाती है तो इसकी संयोजकता हम कैसे निकालते हैं? यदि संयोजी कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी कोष में 8 माइनस संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। 8 माइनस संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हमने क्लोरीन Cl, इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे 17 का, तो 2, 8, 7
इसके संयोजी कोष में हमको 7 इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो इसकी संयोजकता अगर हमको निकालनी है, Cl की संयोजकता, तो यह बराबर हो जाएगा 8 - 7 यानी 1। तो अगर मान लीजिए 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तब तो उसकी संयोजकता सीधे सीधे 1 2 3 या 4 हो जाती है। लेकिन अगर हमको 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु के संयोजी कोष में मिलते हैं तो उसकी संयोजकता निकालने का यह फार्मूला होता है कि 8 में से हम संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा करके संयोजकता निकाल लेते हैं। कुछ परमाणुओं का तुल्यांकी भार हमने आपको यहाँ पर निकालना सिखाया है। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि कैल्शियम का तुल्यांकी भार निकालिए, तो हमको देखना होता है कि कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम का परमाणु भार 40 U होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8 2। तो इसकी संयोजकता, बाहरी कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 2, यानी n आ गया इसके लिए 2। तो Ca का यानी कैल्शियम का तुल्यांकी भार बराबर होगा परमाणु भार बटे n, और परमाणु भार इसका 40 है और n यानी संयोजकता इसकी 2 है। इस तरह से इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 20। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। अगर आपसे क्लोरीन का तुल्यांकी भार निकालने के लिए पूछ दे तो आप सबसे पहले क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7। आप जानते हैं बाहरी कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में से घटा देते हैं, तो 8 - 7 यानी 1, यानी इसकी संयोजकता 1 आई, यानी n हमारा 1 आ गया। और Cl का तुल्यांकी भार E बराबर हो जाएगा इसका परमाणु भार बटे n, यानी 35.5 बटे 1 यानी 35.5। इस तरह से अगर किसी भी परमाणु का तुल्यांकी भार हमको निकालना रहे तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों, अम्ल की क्षारकता या बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। अम्ल की क्षारकता का मतलब होता है कि किसी अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय H+ की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय H+ की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। अम्ल की एक अणु में विस्थापन यानी कितना H+ वह त्याग सकता है, वही जो संख्या होती है उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। कभी कभी अम्ल की क्षारकता हम उसका अणुसूत्र देखकर ही जान जाते हैं, लेकिन कभी कभी रिएक्शन में जब रिएक्शन दिया रहता है तो उसकी क्षारकता को हम रिएक्शन से भी पता लगा लेते हैं। जैसे देखा जाएगा कुछ अम्ल और उनकी क्षारकता हम दे रहे हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका सूत्र होता है HCl, जब इसे हम विलयन में घोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम विलयन में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, यह H+ और Cl- में टूटता है। तो यह इसका एक अणु एक H+ दे रहा है, तो जैसे HCl की क्षारकता 1 होती है। HCl की क्षारकता यानी इसका n 1 होता है। इसी तरह से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका सूत्र H2SO4 होता है, अगर इसे हम पानी में घोलते हैं तो यह जो H2SO4 है यह 2H+ और SO4 में टूटता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका एक अणु 2H+ देता है, तो H2SO4 की क्षारकता जिसे हम n कहेंगे वह 2 होती है। इसी तरह से अगर हम फास्फोरिक एसिड की बात करें, फास्फोरिक एसिड जिसका सूत्र H3PO4 होता है,
अगर इसका हम आयनन कराते हैं H3PO4, तो यह 3H प्लस और PO4 पर 3 माइनस में टूटता है। इसकी क्षारकता है, यानी H3PO4 की क्षारकता मानो इसका N बराबर 3 होता है। क्वेश्चन है HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, और यहां पर दिया है कि H का परमाणु भार 1 है और Cl का 35.5 है। यह हमें सवाल लगाना है। तो हमको तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए एक अणुभार चाहिए और अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता चाहिए। तो अगर हम HCl का अणुभार ज्ञात करते हैं, तो अणुभार में हम क्या करते हैं, इनके परमाणु भार जिस अनुपात में है उसी अनुपात में जोड़ देते हैं। तो HCl का अणुभार हो जाएगा 1 धन 35.5 बराबर 36.5। अब हम HCl का की क्षारकता अगर हम देखें, यह बराबर, क्षारकता को हम फार्मूले में N से लिखते हैं, इसकी क्षारकता 1 है। तो HCl का तुल्यांकी भार यानी E बराबर हो जाएगा अणुभार बटे N, और इसका अणुभार हमने निकाल रखा है 36.5 बटे 1, तो इसका आ जाएगा 36.5। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। और यहां पर दे रखा है कि H बराबर 1 है, S बराबर 32 है, O बराबर 16 है। तो हम फिर वही फार्मूले का प्रयोग करेंगे। हम पहले H2SO4 का अणुभार ज्ञात करेंगे। अणुभार ज्ञात करने में हम बताए हैं जिस अनुपात में जो परमाणु है उसी अनुपात में उनके परमाणु भार जोड़ देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है तो 2 गुणे, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 2 गुणे 1 धन सल्फर का एक ही परमाणु है और सल्फर का परमाणु भार होता है 32, यहाँ प्लस 32 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है तो 4 गुणे 16, इनको हम जोड़ेंगे तो 2 धन 32 धन 16 चौके 64 बराबर आ जाएगा 98। तो H2SO4 का अणुभार हमें मिल गया 98। H2SO4 की क्षारकता हम जानते हैं 2 होती है, क्योंकि इसके पास 2 विस्थापनीय हाइड्रोजन है। तो H2SO4 की क्षारकता यानी इसकी बेसिसिटी यानी N जो है इसका 2 दे रखा है। तो अब हम निकाल सकते हैं H2SO4 का तुल्यांकी भार अणुभार बटे N, अणुभार इसका है 98/2 यानी 49। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार हमें 49 प्राप्त होता है, 49 हमें मिलता है। अगला सवाल, अगला प्रश्न है आपके सामने, H3PO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। जहां H बराबर 1 दे रखा है, P बराबर 32 दे रखा है, O बराबर 16 दे रखा है। सल्फर का 32, P का 31 होता है, P का 31 होता है। तो यह सवाल हमारे सामने दे रखा है। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो सबसे पहले हमको H3PO4 का अणुभार पता होना चाहिए। अणुभार के लिए हम जिस क्रम में जो है उसी क्रम में इनको जोड़ देंगे। तो 3 गुणे 1 धन P का है आपका 31, एक ही है, और फिर 4 गुणे 16, तो 3 धन 31 धन 16 चौके 64, इनको हम जोड़ते हैं तो 31 3 34 34 और 64 98।
34 होता है, 31 3 34, 34 64 98। अब हमको H3PO4 की क्षारकता, H3PO4 की क्षारकता N हमें 3 पता है, क्योंकि इसमें 3 विस्थापनीय हाइड्रोजन है जो H+ के रूप में निकाल सकता है। अब H3PO4 का तुल्यांकी भार E बराबर होता है अणुभार बटे क्षारकता, अणुभार बटे N। अणुभार 98 है, N 3 है। जब हम इसका भाग देंगे तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 2 रह जाएगा, दशमलव लगाएंगे 20, 6 त्रिक 18, 6 6 आएगा तो हम इसे 6 7 कर सकते हैं, 32.67। इस तरह से अगर अम्ल का डायरेक्ट सूत्र देख करके आपसे तुल्यांकी भार पूछा जा रहा है तो ऐसे आप लगा सकते हैं। कभी कभी आपको रिएक्शन के आधार पर तुल्यांकी भार निकालने के लिए पूछा जाता है, जिसमें से अगला सवाल यह। कभी कभी आपको इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया दे करके तुल्यांकी भार पूछा जाता है। तो जैसे दिया है H2SO4 + NaOH, NaHSO4 + H2O। अभिक्रिया में H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यह गौर किया जाता है कि H2SO4 ने कितना H+ त्यागा है। तो आप देख रहे होंगे कि H2SO4 ने केवल एक H+ त्यागा है और HSO4 के रूप में है यहाँ पर। तो इस अभिक्रिया में H2SO4 का, अब जैसे यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए दिया हो कि H बराबर 1 है, S बराबर 32 है, O बराबर 16, यह दिया गया है। तो इसको अगर आपको लगाना होगा तो उपरोक्त अभिक्रिया में H2SO4 की क्षारकता 1 है, क्षारकता 1 है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर इसने केवल एक H+ त्यागा है। तो यहाँ पर अब इसका अगर हम अणुभार लेते हैं, H2SO4 का अणुभार जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं 98 होता है इसके पहले वाले सवाल में। तब H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार E बराबर होता है अणुभार बटे N, अणुभार बटे N। यहाँ हो जाएगा 98/1 बराबर हो गया 98। तो आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में H2SO4 का तुल्यांकी भार 98 है, जबकि जब सामान्य हम निकालते हैं कि H2SO4 का तुल्यांकी भार बिना रिएक्शन का, तो हम वहाँ पर इसकी क्षारकता 2 से भाग दे करके और 49 आता है। तो इस तरह से अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया दे करके आपसे अगर तुल्यांकी भार पूछे तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि कितना वह H+ त्याग रहा है, उसकी अम्लता कितनी है। हेलो बच्चों, देखो यह 3 ऐसे एसिड हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक ही जैसी दिखती है। जैसे H3PO4 में भी 3 हाइड्रोजन, H3PO3 में भी 3 हाइड्रोजन और H3PO2 में भी 3 हाइड्रोजन, लेकिन सबकी क्षारकता 3 नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा होता है फास्फोरस से, वही प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है। वही हाइड्रोजन केवल H+ के रूप में निकल सकता है, जिसे हम विस्थापनीय हाइड्रोजन कहते हैं। आप यहाँ पर देखो कि H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के थ्रू फास्फोरस से जुड़ा है, इसलिए इसकी क्षारकता 3 होगी। H3PO3 में अगर देखोगे तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है और 1 हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा है। तो जो डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा होता है वह H+ के रूप में या प्रोटॉन के रूप में बाहर नहीं निकलता है, अतः केवल 2 ही निकल सकते हैं, इसकी क्षारकता 2 होती है। और H3PO2 में केवल 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन सीधे फास्फोरस से जुड़े होते हैं, इसलिए इसकी क्षारकता 1 होती है। तो अगर बच्चों इन तीनों में से किसी का भी
अगर आपसे तुल्यांकी भार निकालने के लिए पूछा जाता है तो यह ध्यान रखिएगा कि H3PO4 में 3 क्षारकता 3 रख करके निकालिएगा, H3PO3 की क्षारकता 2 रख कर निकालिएगा और H3PO2 की क्षारकता 1 लिख करके निकालिएगा। क्षार की अम्लता का तात्पर्य होता है कि क्षार के एक अणु में विस्थापनीय OH समूह की संख्या कितनी है। क्षार की अम्लता का तात्पर्य होता है उसके एक अणु में विस्थापनीय OH समूह की संख्या। क्षार की अम्लता का तात्पर्य होता है कि उसके एक अणु में विस्थापनीय OH समूह की संख्या कितनी है, वही उस क्षार की अम्लता कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम NaOH को लें और इसे अगर हम पानी में घोलते हैं तो NaOH बराबर होता है Na प्लस OH माइनस। इस क्षार की अम्लता यानी NaOH क्षार की अम्लता 1 होती है। इस क्षार की अम्लता जो है जिसे हम N कहेंगे वह 1 हो जाएगी। अगर इसी तरह से हम CaOH ट्वाइस लेते हैं तो CaOH ट्वाइस जब आयनन होता है इसका तो यह Ca डबल प्लस और 2OH माइनस, यानी इसके एक अणु से 2OH माइनस निकलता है। इस क्षार की जो अम्लता होती है यानी N इसका 2 हो जाएगा। अगर इसी तरह से AlOH थ्राइस है तो यह जब आयनित होता है तो Al ट्रिपल प्लस और 3OH माइनस में टूटता है। इस क्षार की अम्लता N बराबर 3 होता है। NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। Na का परमाणु भार 23 दिया है, O का 16 दिया और H का 1 दिया हुआ है। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको अणुभार बटे क्षार की अम्लता सूत्र का प्रयोग करना है। तो NaOH का अणुभार हम ज्ञात कर लेते हैं। NaOH का अणुभार Na का 23 है, धन ऑक्सीजन का 16 है, धन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 है परमाणु भार। इनको हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 40। NaOH की अम्लता का मतलब है कि इसके एक अणु से कितना OH निकल सकता है, तो यह 1 है। तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे N, यानी 40 बटे 1 बराबर इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 40। इसी तरह से अगला क्वेश्चन CaOH ट्वाइस का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। इसमें Ca बराबर 40, O बराबर 16 और H बराबर 1 दिया जाता है। तो सबसे पहले हम CaOH ट्वाइस का अणुभार ज्ञात करेंगे। अणुभार Ca का होता है 40 और OH ट्वाइस है, O का हो जाएगा 16 1 17, तो 2 गुणे 17 तो 17 दूनी 34, 34 और 40 74 और CaOH ट्वाइस की अम्लता बराबर 2। अब हम यहाँ से CaOH ट्वाइस का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तुल्यांकी भार
बराबर होगा अणुभार बटे अम्लता। अणुभार इसका 74 है बटे अम्लता इसकी 2 है, ये आपका हो जाएगा 37, 3 दूनी 6। इस तरह से हम किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है लवण का अणुभार बटे लवण में उपस्थित धनायन या ऋणायन का कुल आवेश। चाहे धनायन का कुल आवेश ले लीजिए, चाहे ऋणायन, दोनों में से किसी एक का ही लेना है, इसीलिए बीच में या कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल में पूछ देता है कि CaCO3 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए और साथ में दे देता है Ca बराबर 40 है, C बराबर 12 है, O बराबर 16 है। तो सबसे पहले हम CaCO3 का अणुभार निकालते हैं। CaCO3 का अणुभार के लिए जो परमाणु जिस रूप में है, जितने अनुपात में है, उसी अनुपात में इनके हम परमाणु भार को जोड़ देते हैं। तो कैल्शियम 1 है तो 40, कार्बन भी 1 है तो 12, 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 गुणे 16, ये 40 और 12 हो जाएगा 52, प्लस 16 तिया 48, ये हो जाएगा इसका अणुभार 100। CaCO3 का अणुभार 100 हो गया। अगर हम CaCO3 को हम तोड़ते हैं तो Ca पर 2 प्लस और CO3 पर 2 माइनस होता है, तो धनायन या ऋणायन का कुल आवेश 2 है। धनायन या ऋणायन का कुल आवेश, आवेश की जगह पर हम संयोजकता भी कर सकते हैं, या 2 है। तो अब हो जाएगा हमारा फार्मूला CaCO3 का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे यन माने यही कुल आवेश। तो अणुभार इसका 100 है बटे 2 बराबर, अब CaCO3 का तुल्यांकी भार हो जाएगा 50। तो इस तरह से हम किसी भी लवण का तुल्यांकी भार इन सूत्रों का प्रयोग करके, चाहे वह अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे लवण हो या परमाणु हो, परमाणु में हम संयोजकता से भाग देते हैं, हम अम्ल में अम्ल की क्षारकता से भाग देते हैं अणुभार में, क्षार में हम क्षार की अम्लता से भाग देते हैं, और अगर हमारा पदार्थ या यौगिक अगर लवण है तो धनायन या ऋणायन के कुल आवेश से भाग दे करके हम तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग ग्राम तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांकी भार पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम बता रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ग्राम तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांकी भार को इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी हम कहते हैं। ग्राम तुल्यांकी भार बराबर होता है जिस पदार्थ का ग्राम तुल्यांकी भार हम निकाल रहे हैं उसका ग्रामों में भार बटे उसका तुल्यांकी भार। ग्रामों में भार में अगर हम तुल्यांकी भार से भाग दे देते हैं तो उस पदार्थ का हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांकी भार पता चल जाता है। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? मान लो अगर ए पदार्थ बी पदार्थ से क्रिया करके कोई उत्पाद बना रहा है, मान लिया जाए 2 पदार्थ हैं ए और बी, आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, तो अगर ये पूछा जाए कि ए का कितना भार बी के कितने भार से क्रिया करेगा, तो उसके लिए हमको ग्राम तुल्यांकी भार की जरूरत पड़ती है। यानी ए का जितना ग्राम तुल्यांकी भार होगा बी के उतने ही ग्राम तुल्यांकी भार से क्रिया करेगा। यानी अगर हमको एक पदार्थ का ग्राम तुल्यांकी भार मालूम है तो हम दूसरे पदार्थ का ग्राम तुल्यांकी भार तुरंत बता सकते हैं। तो अगर 2 पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद बना रहे हैं तो एक पदार्थ का जितना ग्राम तुल्यांकी भार होगा वह दूसरे पदार्थ के उतने ही ग्राम तुल्यांकी भार से क्रिया करता है, और इससे हमको जो है किसी भी अभिक्रिया में किसी पदार्थ की कितनी मात्रा दूसरे पदार्थ की कितनी मात्रा से क्रिया करेगी
इसका हमें पता लग जाता है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 58.5 ग्राम NaCl का ग्राम तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। 58.5 ग्राम NaCl का ग्राम तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। या तो हम NaCl का तुल्यांकी भार निकाल लें, या ऐसे सवाल में भी दिया रह सकता है कि NaCl का तुल्यांकी भार 58.5 होता है। तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो ग्राम तुल्यांकी भार बराबर होता है ग्रामों में भार बटे तुल्यांकी भार यानी W बटे E होता है। हम यहाँ से निकाल सकते हैं ग्रामों में भार भी 58.5 है बटे तुल्यांकी भार भी 58.5 है। यह हो जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक। तो अगर हमको 58.5 ग्राम NaCl दिया है तो उसका ग्राम तुल्यांक 1 होता है। इसी तरह से 98 ग्राम H2SO4 का ग्राम तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ग्राम तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए और H2SO4 का तुल्यांकी भार यानी E हमको दिया है 49। हम निकाल भी सकते हैं और उस तरह से हम जो है तो ग्राम तुल्यांकी भार बराबर होता है ग्रामों में भार बटे तुल्यांकी भार। ग्रामों में भार दिया हुआ 98 ग्राम बटे तुल्यांकी भार 2 ग्राम तुल्यांक। इस तरह से हम किसी भी पदार्थ का ग्राम तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। ग्रामों भार में तुल्यांकी भार से भाग देने के बाद हमें उस पदार्थ का ग्राम तुल्यांक ज्ञात हो जाता है। तो अब हम लोग विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की तीसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम नॉर्मलता कहते हैं। इंग्लिश में इसे नॉर्मलिटी कहते हैं और इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा दिया जाता है 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के तुल्यांकों की संख्या, जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांकी भार। तो 1 लीटर विलयन में विलेय का कितना तुल्यांक या विलेय का कितना ग्राम तुल्यांक घुला है वही उस विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। डिफिनीशन इसकी है 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के तुल्यांकों की संख्या या इसे आप ग्राम तुल्यांकी भार भी लिख सकते हैं। एक लीटर विलयन में घुले विलेय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसका फार्मूला अगर लिखते हैं तो N बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या तुल्यांकों की संख्या पर हम ग्राम तुल्यांकी भार भी लिख सकते हैं बटे
विलयन का आयतन लीटर में। इसके लिए फार्मूला होता है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या को हम W/E भी लिखते हैं। अगर हम लिखें तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है W/E, यानी विलेय का ग्राम भार बटे तुल्यांक भार, और विलयन का आयतन लीटर को हम V से लिखते हैं। हमारा फार्मूला हो जाता है N बराबर W/E बटे V लीटर में, या इसे हम W/EV लीटर में भी लिखते हैं। अगर हमारा V ml में दिया रहता है तो बटे 1000 होता है, या उसे हम गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाता है W/EV, अगर ml में दिया है यहाँ गुणे हो जाता है 1000। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल इसके लगाते हैं। N बराबर W/EV, अगर V लीटर में दिया है, अगर V ml में दिया है तो W/EV गुणे 1000 होता है। तो नॉर्मलता की यह डिफिनीशन हो गई और नॉर्मलता का यह फार्मूला हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं? तो आप इसका उत्तर देते हैं, वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 हो। वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। आप कह सकते हैं वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उसे हम 1n भी लिखते हैं। वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय का 1 तुल्यांक घुला होता है, उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। एक नंबर में अक्सर यह पूछा जाता है, नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं? तो वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है, यानी 1n जिसे लिखा जाएगा उसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, नॉर्मलता कब 1 होगी? जब 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 तुल्यांक घुला हो, या विलेय का 1 तुल्यांक ग्राम तुल्यांक घुला हो, उसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। इसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अगर किसी विलयन की नॉर्मलता n/2 है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो अगर किसी विलयन की नॉर्मलता n/2 है तो इसका यह तात्पर्य है कि 1 लीटर विलयन में विलेय का आधा तुल्यांक घुला हुआ है। 1 लीटर विलयन में विलेय का आधा तुल्यांक घुला हुआ है। अगर किसी विलयन की नॉर्मलता n/10 है तो इसका यह तात्पर्य है कि 1 लीटर विलयन में विलेय का दशांश तुल्यांक घुला हुआ है। दशांश तुल्यांक घुला हुआ है, तो उस विलयन की नॉर्मलता n/10 होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर किसी विलयन की नॉर्मलता 2n है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो आप कहेंगे कि वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय का 2 गुना तुल्यांक घुला हुआ है। 2 गुना तुल्यांक, यानी जितना उसके तुल्यांकों की संख्या है उसका 2 गुना अगर घुला हो तो उसे हम कहते हैं 2n विलयन की नॉर्मलता है। अब हम लोग यस और यन में संबंध पढ़ेंगे। यस का मतलब होता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और यन का मतलब होता है नॉर्मलता। रिलेशन बिटवीन यस एंड यन। यस यहाँ पर ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को बताता है और यन नॉर्मलता को बताता है। हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि यस बराबर होता है W/V, अगर V लीटर में दिया हुआ है। यस बराबर W विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे आयतन लीटर में।
और n बराबर अभी हम पढ़ चुके हैं